स्वागत है भाई साहब आप लोगों का इस नई क्लास में। आज हम जैसा कि आप सब लोग देख चुके होंगे, ऊपर देख लीजिए उत्तर प्रदेश जुलाई 2024 का जो है करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, जो दृष्टि की साइट से डाउनलोड किया गया है। हो सकता है ये हमारे सभी एग्जामों में काम दे, तो इसकी जल्दी हम पूरा करंट अफेयर्स जो है ये जुलाई का है। यूपी करंट अफेयर्स जुलाई का करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश जुलाई 2024 संग्रह अनुक्रम। ये पूरे के पूरे टॉपिक हैं इसमें। आभा आईडी के माध्यम से सर्वाधिक टोकन उत्तर प्रदेश में फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। पुतिन ने हाथरस भगदड़ त्रासदी पर संवेदना व्यक्त की। काशी में एग्री जंक्शन केंद्र खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का रक्षा सौदा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश। वाराणसी में ब्लैक कार्बन स्तर में कमी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शीघ्र पता लगाना। हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं। आम की प्रूनिंग का परिमद रद्द। सारस क्रेन की संख्या में वृद्धि। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूएचपीसी दृष्टिहीनों के लिए नया यूजर इंटरफेस। अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम। उत्तम 2024 कांवड़ यात्रा। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे 3.72 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक लाभ। वेंकीटेश्वर विश्वविद्यालय का ब्राजील के साथ समझौता ज्ञापन। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने बहिर्ग्रह की खोज की। भारत में 628 बाघों की मृत्यु। अब जो मेन टॉपिक होते हैं उसे देख लेते हैं। ABH आभा आईडी के माध्यम से सर्वाधिक टोकन। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने की कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य है जिसने अब तक कुल 1 करोड़ 43 लाख टोकन सृजित करने की उपलब्धि 14 करोड़ 30 लाख टोकन सृजन करने की उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश 60,33,104 टोकन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 42,57,944 टोकन के साथ तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2007 में शुरू किए गए और वर्ष 2022 में नवीनतम अध्ययन किए गए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक IPHS दिशा निर्देश प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु गुणवत्ता मानक निर्धारित करते हैं। ये मानक पूरे देश में सुसंगत, सुलभ और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्वास्थ्य संगठनों IBPHS के अनुपालन की त्वरित निगरानी करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने में सहायता करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी एक अद्वितीय 14 अंकी है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। आभा से तात्पर्य है डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल की डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। ये हो गया आभा के बारे में जानकारी। अब दूसरा है उत्तर प्रदेश विशिष्ट बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। चर्चा में क्यों है ये हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के वार्षिक कृषि निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में फसल विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रही है।
मुख्य बिंदु। इस पहल का उद्देश्य अगले 4 वर्षों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को उत्प्रेरक करना और कृषि मूल्य श्रृंखला को पुनः सक्रिय करना। रोजगार सृजन करने के लिए सरकार कृषि केंद्रित स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। राज्य में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और फलों जैसे बागवानी उत्पादों की भारी मांग। भारतीय खाद्य एवं कृषि चैम्बर (ICFA). अब अगला जो टॉपिक है, पुतिन ने हाथरस में भगदड़ त्रासदी पर संवेदना व्यक्त की। चर्चा में क्यों? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक समागम में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त किया, जिसमें 121 लोग मारे गए थे। भगदड़ भीड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर चोटें और मौतें होती हैं। मुख्य बिंदु। भगदड़ उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई। पीड़ित हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा थे, जो एक धार्मिक उपदेशक के सत्संग के लिए सिकंदरायु क्षेत्र के फुलराई गांव के पास एकत्र हुए थे। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, काशी एग्री जंक्शन केंद्र। ये चर्चा में क्यों है? अधिकारियों के अनुसार काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाने हैं। मुख्य बिंदु। चालू वित्त के लिए जिले का लक्ष्य युवा प्रशिक्षित किसानों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोलना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच कुल 104 केंद्र खोले, जिसमें से 71 वर्तमान में सक्रिय हैं। कोई भी कृषि व्यवसाय प्रबंधक स्नातक जिसके पास किसी भी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ICAR या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त की गई किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि और संबद्ध विषयों जैसे बागवानी, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन तथा इसी तरह की गतिविधियों में डिग्री है, वह एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकरण सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का रक्षा सौदा चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माणों सौदा पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु। रक्षा मंत्रालय MOD के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष 2024 में भारत वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 ट्रिलियन रुपए है, जो 2023 की तुलना में 16.7% अधिक है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा कारखाने में निर्मित कुल 35,000 कालशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलें इंडो-रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम द्वारा भारतीय सेना को दी गई।
भारतीय रक्षा बलों के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण हेतु लखनऊ में एक और इंडो-रूस संयुक्त उद्यम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ब्रह्मोस भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूसी के गैर लाभकारी संगठन मिनिस्ट्रियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेनाओं के लिए अगली पीढ़ी सुपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा UPDIC यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में हुआ था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। अगला टॉपिक देख लेते हैं, भगवान जगन्नाथ की यात्रा, यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में श्री जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा समिति की किंडगंज के तत्वावधान में प्रयागराज में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य बिंदु रथ यात्रा किडगंज में त्रिवेणी मार्ग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा की ओडिशा के पुरी उनके घरेलू मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुड़िया में उनकी मौसी के मंदिर तक यात्रा उत्सव मनाता है। ये जगन्नाथपुरी मंदिर का चित्र है। यह भारतीय राज्य ओडिशा में सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर की ओर उत्तर प्रदेश, चर्चा में क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 3 से 4 वर्षों में दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है, जिसमें वर्ष 2016 में से 36% की वृद्धि हुई है। सरकार अरहर, उड़द और मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्य बिंदु 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान दालों का उत्पादन में 23.94 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.255 मीट्रिक टन हो गया है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 27,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। 31,553 क्विंटल बीज वितरण तथा 27,356 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य यह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, वाराणसी में ब्लैक कार्बन के स्तर में कमी, यह चर्चा में क्यों है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के एक अध्ययन के अनुसार वाराणसी और मध्य गंगा के मैदानी भागों में कार्बन स्तर में 0.47 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत की वार्षिक गिरावट देखी गई है। मुख्य बिंदु अध्ययन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के एयरोसोल रेडिएक्टिव फोर्सिंग ओवर इंडिया कार्यक्रम के तहत उत्पन्न ब्लैक कार्बन डेटा का उपयोग किया गया है। मध्य भारत गंगा के मैदान में वाराणसी में एक प्रतिनिधि स्थान पर वर्ष 2009 से 2021 तक ब्लैक कार्बन द्रव्यमान सांद्रता के 1 दशक
लंबे माप का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण का उद्देश्य इस लक्ष्य में ब्लैक कार्बन के भौतिक, प्रकाशीय और विकिरणीय प्रभाव को समझना था। अध्ययन ने ब्लैक कार्बन के स्तर पर 0.47 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक कमी दर्ज की गई। ब्लैक कार्बन के स्तर में भी लगातार मौसमी गिरावट देखी गई, जिसमें मानसून के बाद औसत कमी 1.86 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तथा मानसून से पूर्वी औसत कमी 0.31 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। अध्ययन में पाया गया कि वाराणसी और मध्य गंगा के मैदान में ब्लैक कार्बन का स्रोत स्थानीय नहीं बल्कि दूरवर्ती स्रोत है। यह कण निचले और ऊपरी सिंधु गंगा के मैदानों में पाकिस्तान, मध्य पूर्व और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से लंबी दूरी तक स्थानांतरित होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शीघ्र पता लगाना चर्चा में क्यों है? सूत्रों के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी के शोधकर्ताओं ने एक अभूतपूर्व लैब ऑन चिप उपकरण विकसित किया है जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ प्रारंभिक चरण की बीमारी का पता लगा सकता है। मुख्य बिंदु: यह नवोन्मेषी सफलता पार्किंसंस रोग, अवसाद और सिजोफ्रेनिया जैसी तंत्रिका संबंधित स्थितियों में तीव्र तथा अधिक विश्वसनीय पहचान को सक्षम करके स्वास्थ्य सेवा में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। आईआईटी बीएचयू स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऊर्जा उपकरणों के लिए नैनोमटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एजेंसी डिवाइस नीड प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए नवाचार में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने में क्रांतिकारी बदलाव लाने तथा प्रारंभिक अवस्था में ही तंत्रिका संबंधी विकारों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है। नवविकसित उपकरण के धातु नैनोकणों से सुसज्जित परमाणविक रूप से पतले द्विआयामी ड्यूटी अर्धचालकों को शामिल किया गया है जो उन्नत सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एसईआर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं। हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय किया है। यह निर्णय ग्रीन वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। मतलब कि जो बैटरी वाली कारें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह नियम लागू किया गया है जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। अब इस पर भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। मुख्य बिंदु: इस कदम से मुख्य रूप से मारुति सुजुकी, टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स इंडिया जैसी कार निर्माता कंपनियों को लाभ होगा। ग्राहक 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम मूल्य के वाहनों पर 8% रोड टैक्स तथा 10 लाख रुपए एक शोरूम से अधिक मूल्य वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है। हाइब्रिड वाहनों की कम बिक्री के कारण सड़क कर माफी से राज्य के राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है। स्वामित्व में आसानी: इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की तरह से संप्रति चार्जिंग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल कारों की तुलना में
बेहतर माइलेज और कम अधिग्रहण लागत जैसे कारकों के कारण हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में तेजी आ रही है। वर्ष 2023 में राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 3 वर्ष टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट की घोषणा की है, जबकि राज्य के भीतर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। हाइब्रिड वाहन ये हैं क्या, इनके बारे में जान लेते हैं। हाइब्रिड वाहन पारंपरिक अंतर्दहिक इंजन इंटरनल कंबशन इंजन (आईईसी) का इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के साथ जोड़ना है, जिसमें वाहन को एक या दो ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके संचालित करने की अनुमति मिलती है। हाइब्रिड प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन सबसे आम है समांतर हाइब्रिड इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही वाहन को स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान कर सकते हैं तथा श्रृंखला हाइब्रिड केवल इलेक्ट्रिकल मोटर पहिया को चलाती है, जबकि इंजन विद्युत उत्पन्न करता है। अगला टॉपिक है हमारा आम की प्रूनिंग का परमिट रद्द। चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को आम के वृक्षों की छटाई प्रूनिंग के लिए किसी भी सरकारी विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता से छूट देने का निर्णय लिया है। आम उत्पादन अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पेड़ों की छटाई कर सकते हैं और उनकी ऊंचाई कम कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: इस निर्णय पुराने आम के बागों के लिए है। कैनोपी प्रबंधन आसान हो गया है। इससे पुराने आमों के बागों का कायाकल्प हो जाएगा और नए वनों की तरह उत्पादक बन जाएंगे। पुराने बागों में नई पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि में कमी आ गई और जो फूल तथा फल लिए महत्वपूर्ण हैं, इनके बजाय मोटी और उलझी हुई शाखाएं अधिक, जो पर्याप्त प्रकाश को अंदर तक पहुंचने से रोकती हैं। अगला टॉपिक है सारस क्रेन की संख्या में वृद्धि। ये चर्चा में क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। राज्य वन विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या बढ़ रही। मुख्य बिंदु: सर्वेक्षण से पता चला है कि इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की संख्या सबसे अधिक है। 3289 दर्ज की गई है, जो कि 500 से अधिक है, जबकि मऊ वन प्रभाग ने एक दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ी है और वर्ष 2021 में 17,329 से बढ़कर 2022 में 19,188, 2023 में 19,552 तथा 2024 में 19,918 हो गई है। सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटिगोन। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर और आंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर। सारस क्रेन मुख्य रूप से लाल सिर और इसकी ऊपरी गर्दन भूरे रंग की होती है, साथ ही हल्के लाल पैर होते हैं। यह आजीवन जोड़े में रहते हैं और इसना प्रजनन काल मानसूनी में भारी बारिश के दौरान होता है। ये मनुष्यों के साथ अच्छी तरह से जल वाले मैदान, दलदली भूमि, तालाबों, आर्द्रभूमि जैसे उत्तर प्रदेश में धनौरी आर्द्रभूमि में रहने के लिए जाने जाते हैं, जो उनके निर्वहन तथा घोंसले के लिए उपयुक्त है। यही आपका सारस क्रेन का फोटो है, देख लीजिए। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट (यूएचपीसी) चर्चा में क्यों? सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक
निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (PWD) अनुसंधान और विकास के बाद अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट (UHPC) विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई। मेन टॉपिक देख लेते हैं। दृष्टिहीनों के लिए नया यूजर इंटरफेस चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT इलाहाबाद के विशेषज्ञों ने जर्मनी के कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। बिंदु: इस उपकरण का उपयोग अंधे लोग छवियों को खोजने और उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक पाठ और टेक्स्ट के साथ समझने के लिए कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम। ये चर्चा में क्यों है? सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है। चर्चा में क्यों है? सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है। इस प्रणाली का उद्देश्य राज्यों में विशेषकर मानसून के दौरान त्वरित लाइटिंग के कारण होने वाली जनहानि को रोकना है। यानी इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो आकाशीय बिजली है उससे बचने के लिए ये त्वरित लाइटिंग सिस्टम का उपयोग जगह जगह पे गांव, शहर, कस्बों आदि में किया जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। मुख्य भारत मौसम विज्ञान IMD की रिपोर्ट के अनुसार त्वरित के कारण होने वाली मृत्यु में सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA ने पूरे राज्य में आगमन के समय 2A तकनीक पर आधारित अत्याधुनिक विद्युत पहचान प्रणाली स्थापित करने का निर्णय कर लिया है, जो समय और स्थान के बारे में अधिक सटीक है। IMD वर्तमान में किसी क्षेत्र में त्वरित की संभावना के बारे में चेतावनी देने के लिए रडार आधारित प्रणालियों और उपग्रह डेटा पर निर्भर करता है, लेकिन इसे वास्तविक समय की चेतावनी नहीं माना जा सकता। TOA आधारित प्रणाली किसी विशेष क्षेत्र में त्वरित की संभावना को कम से कम 30 मिनट पहले सफलतापूर्वक पता लगा सकती है और चेतावनी दे सकती है। उत्तर प्रदेश लाइटिंग अलर्ट प्रबंधन प्रणाली 3 चरणों में स्थापित की जाएगी। पहले चरण में इसे 37 जिलों में लागू किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 20 और 18 जिलों में स्थापित किया जाएगा। मान के चलिए 20, 3, 30, 8, 38, 38, 37, चलिए 75 जिले हो गए। 8, 7, 15, 3, 2, 5, कितने 10 जिला छूट रहा है क्या हमारा? 8, 7, 15, 3, 2, 5, 6, 65 जिलों में होगा। फिर रडार रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग। यह एक उपकरण स्थान, श्रेणी एवं दिशा, ऊंचाई, तीव्रता और गतिशीलता तथा स्थिर वस्तुओं की गति का पता लगाने के लिए माइक्रोवेव क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करता है। सश्रुतम, यह चर्चा में क्यों है भाई साहब? हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA शल्य तंत्र विभाग ने सुरसतो जयंती 2024 के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सरस्वतम शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। परिसर स्थान है मानव शरीर की रचना विज्ञान पर।
कांवड़ यात्रा, इस पर बात कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के विवादास्पद आदेशों पर रोक लगा दी, जिसके तहत कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा के मार्ग पर स्थित होटलों, दुकानों, भोजनालयों और ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया था। मुख्य बिंदु: कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण मास में की जाने वाली एक हिंदू तीर्थ यात्रा है। भक्तगण उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, बिहार, सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तथा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कांवड़ में गंगाजल लेकर लौटते हैं। ज्योतिर्लिंग एक तीर्थस्थल है जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक अलग स्वरूप है। वर्तमान में भारत में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। ये इनका नाम है: गिर गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, देवघर झारखंड में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु के रामेश्वर में रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, गुजरात के द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गृहकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगला टॉपिक है हमारा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करेगी। इसके लिए उन्हें 20 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिसमें 35.5 लाख करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। सरकार का भी अजीब नाटक है, पहले काटवा के फिर कागज बनाती है, फिर पेड़ लगवाती है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो हो सकता है आप लोगों को लिखने में भी इस पर आप लोग निबंध भी लिख सकते हैं। उद्देश्य: उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य कार्बन वित्त पोषण अथवा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। वृक्षारोपण अभियान 20 जुलाई को राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके दौरान 35.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। कार्बन क्रेडिट किसानों को उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट मिलता है। अवशोषित किए गए प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय लाभ मिलता है। वृक्षों के प्रकार: चिनार, मेलिया, डूबिया, सेमल जैसे तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों को लगाने से किसानों को कार्बन क्रेडिट के अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। क्रेडिट क्रय: एक कार्बन क्रेडिट प्रत्येक 5 वर्ष में $6 प्रति क्रेडिट की दर से क्रय जाते हैं। लाभार्थी: पहले चरण में 6 मंडलों में गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के किसानों को कार्बन क्रेडिट से लाभान्वित होंगे। प्रोत्साहन वर्ष 2024 से 2026 के बीच 25,140 किसानों को 202 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। विभागवार वितरण: गोरखपुर में 2,406 किसानों को 34.66 करोड़ रुपए मिलेंगे। बरेली में 4500 किसानों को 24.84 करोड़ रुपए मिलेंगे। लखनऊ में 2512 किसानों को 21.26 करोड़ रुपए मिलेंगे। मेरठ में 3754 किसानों को 26.67 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुरादाबाद में
46.97 किसानों को 38.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सहारनपुर में 7,271 किसानों को 61.52 करोड़ रुपए मिलेंगे। अनुमानित कार्बन क्रेडिट कुल 42,19,639 कार्बन क्रेडिट अपेक्षित हैं। भावी चरण दूसरे चरण के 7 और प्रभाग शामिल होंगे और तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य और कार्बन वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल करना है। दूसरे चरण में कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़। तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य को कार्बन वित्त पोषण के दायरे में लाना है। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे 3.72 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत किया, जिसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ 3,72,66,000 पौधे लगाना है। मुख्य बिंदु शामिल किए गए नदी तट। गंगा के नदी के किनारे 50,906.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यमुना नदी के किनारे पर 534 स्थानों पर 98.47 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जो 6,581.32 हेक्टेयर भूमि को कवर करेंगे। नंबर 3, हिंडन 270.13 हेक्टेयर भूमि पर 4 लाख पौधे हिंडन नदी की शोभा बढ़ाएंगे। प्रोत्साहन योजना प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, काशी, वन्य जीव और बलिया सहित गंगा के किनारे वन प्रभागों में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषित एक प्रोत्साहित योजना लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक लाभ। क्या लाभ है भाई साहब? चर्चा में क्यों है? केंद्रीय बजट 2024 को उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया, जिन्होंने वित्त मंत्री निर्णयों की साहसिक तथा आशाजनक बताते हुए प्रशंसा की। मुख्य बिंदु सूत्रों के अनुसार शहरी आवासीय परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में किफायती आवास की कमी को दूर करना है। प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा, जबकि निजी भागीदारी के माध्यम से किराए के आवास को बढ़ावा देने के लिए शहरी मलिन बस्तियों को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। ये तो संभव ही नहीं है कि कभी भी सभी को पूरी तरह से आवास मिल जाए। इस साल जो बच्चे 13 साल के हैं, 5 साल बाद 18 साल के हो जाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे आवास? अगला टॉपिक है वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का ब्राजील के साथ समझौता ज्ञापन। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर महाविश्वविद्यालय ने दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये करंट अफेयर्स यूपी का करंट अफेयर्स है, ये आपके बहुत से एग्जामों में काम देगा। इन सबको टॉपिक वाइज टॉपिक बता दे रहे हैं, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको इससे काफ़ी कुछ परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। प्रमुख बिंदु इसका मुख्य ध्यान केंद्रण डेयरी, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों में विद्यार्थियों और संकाय विनियमन कार्यक्रमों पर होगा। दोनों देश संयुक्त सेमिनारों, कार्यशालाओं और नियमित कक्षाओं के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचारों पर सहयोग करेंगे। इस साझेदारी को विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने बहिर्ग्रह एक्सपोर्ट की खोज की। चर्चा में क्यों है, बस यही देख लेते हैं। आईआईटी कानपुर के अंतरिक्ष ग्रही एवं खगोलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग स्पेस प्लानेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इंजीनियरिंग (SPASE) के सहायक प्रोफेसर सहित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की जो हमारे सूर्य के समान निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर के अनुसार एस्पिलान इंडी एब या एप्सिड एब के नाम से जाना जाने वाला सौरमंडल 12 का ग्रह बृहस्पति से कम 6 गुना अधिक द्रव्यमान होने के कारण सुपर बृहस्पति के रूप में वर्गीकृत है। भारत में 628 बाघों की मृत्यु, ये चर्चा में क्यों है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में भारत में प्रकृत्या अवैध शिकारी सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मृत्यु हुई है। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अनुसार वर्ष 2019 में 1996, वर्ष 20 तक 106, वर्ष 2021 में 127, वर्ष 2022 में 121 और 2023 में 178 बाघों की मृत्यु हुई। इसी के साथ ही हमारा जो है ये करंट अफेयर्स यूपी करंट अफेयर्स का टॉपिक खत्म हुआ। 1 घंटे से भी कम समय में हमने सारे टॉपिक को खत्म कर दिया। कुल कितने टॉपिक हैं आइए गिन लेते हैं। टॉपिक नंबर 1, भारत में 628 बाघों की मृत्यु। टॉपिक नंबर 2, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने बहिर्ग्रह की खोज। नंबर 3, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ब्राजील के साथ समझौता। नंबर 4, उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक लाभ। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे 3.72 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कुल 22 टॉपिक आज इस वीडियो में ख़त्म हो गए हैं। और इससे आपको कॉपी कुछ आपके पेपर में फंस सकता है, तो इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
जय हिंद।